बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नाम वापसी के बाद अब उम्मीदवारों को लेकर भी तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। अब सियासी दलों ने अपना पूरा फोकस चुनाव प्रचार पर कर रखा है और एनडीए की तरफ से अगर हम बात करें तो प्रचार अभियान को और तेज कर दिया गया है। सारे दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती यानी कर्पूरी ग्राम से चुनावी शंखनाद किया और महागठबंधन को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जननायक की उपाधि की चोरी करने में विपक्ष जुटा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। एनडीए यानी सुशासन, एनडीए यानी जनता की सेवा, एनडीए यानी विकास की गारंटी। और इसलिए आज आपका ये उत्साह देखकर मैं कह सकता हूं, इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इन चुनावों में बिहार एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश देगा। प्रधानमंत्री मोदी कर्पूरी ग्राम पहुंचे और वहां पर उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर को नमन किया और फिर चुनावी आगाज किया। चुनावी मंच से महागठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि एक बार फिर से सुशासन की सरकार बनेगी। कर्पूरी ग्राम से चुनावी शंखनाद आज की तारीखों में अहम क्यों है और किस तरीके से अति पिछड़े वोटर्स को साधा जा रहा है, इस पर आज तफसील से बातचीत करेंगे। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? आखिर कर्पूरी ग्राम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत क्यों की, इसको भी हम समझेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे कि क्यों आखिर वहां पे गए। कर्पूरी ठाकुर जननायक उनको कहा जाता है और उनकी धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा मैसेज दिया बिहार की जनता को। और कर्पूरी ठाकुर के बहाने ईबीसी वोट पर नजर है एनडीए की और प्रतीकात्मक रूप से बेहद अहम है कर्पूरी गांव और इसलिए उनको चुना गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है कर्पूरी ग्राम और कर्पूरी ग्राम जाने वाले नरेंद्र मोदी बने हैं देश के पहले प्रधानमंत्री और यहां से सामाजिक समीकरण साधने की पूरी कवायद की जाएगी। और बिहार में 36% है ईबीसी वोट, 40 सीट पर एनडीए का कब्जा है अगर मिथिलांचल की बात करें और गठबंधन के पास सिर्फ 20 सीट है। इसलिए मिथिलांचल को चुना प्रधानमंत्री मोदी ने और कर्पूरी ग्राम को चुना। एनडीए के पक्ष में मिथिलांचल रहा है अभी तक और लोकसभा की सभी 10 सीटों पर एनडीए ने यहां पर कब्जा किया और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 40 सीट पर पूरा एनडीए का कब्जा रहा है और अगर महागठबंधन की बात करें तो 20 सीट। 1952 में पहली बार जीते और फिर कभी नहीं हारे। बिहार में पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे कर्पूरी और बिहार में पिछड़े वर्ग के बड़े नेता वो रहे हैं। पिछड़ों को आरक्षण के लिए उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया था और इसलिए उनको जननायक कहा जाता है। अति पिछड़े वर्ग से आते हैं कर्पूरी ठाकुर, आते थे। कर्पूरी ठाकुर की विरासत पर सभी दल दावा करते हैं, चाहे वो आरजेडी हो, नीतीश कुमार और हर कोई उनके शिष्य बनने का दावा करते हैं। अब जरा समझिए पूरा आंकड़ा। सवर्ण वहां पे 15.52% है, ओबीसी 27.12% और ईबीसी
19.1% हैं, दलित 19.65%, आदिवासी 1.68%, मुस्लिम 17.7% है। और इसी जो ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग जो है उस पर निशाना सभी का है, और इसी को निशाने पे लेने के लिए उधर महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार घोषित किया गया, और इधर एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ग्राम से अपने चुनावी शंखनाद की आगाज किया। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि बिहार में जो अति पिछड़ा वर्ग है उसका वोट है वो कितना महत्वपूर्ण है, और इसको साधने की कवायद आज हर दल कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के ग्राम पहुंचे और देखिए उनकी मूर्ति को, उनकी प्रतिमा को माला पहनाई, उनको नमन किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, और कर्पूरी ठाकुर की वजह से आज बिहार की एक नई पहचान बनी है। पिछड़ों की बड़ी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को कर्पूरी ठाकुर से भी कनेक्ट किया और कहा कि उनकी ही वजह से आज मेरे जैसे और नीतीश कुमार जैसे जो पिछड़े नेता हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी ने आज शंखनाद कर दिया, लेकिन उन्होंने मिथिलांचल को चुना और कर्पूरी ग्राम को चुना। इससे एक बड़ा मैसेज बिहार में गया, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग 36% आता है बिहार में, यानी यहाँ पर एक बड़ा मैसेज, और इस पूरे वोट बैंक को साधने की कवायद, पहले ही बॉल पे छक्का मारने की कवायद है प्रधानमंत्री की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो मैसेजिंग और परसेप्शन सेट करने के लिए जानी जाती है। इशू ये है कि वो काम भी कर रही है, विकास की बात भी करती है, और आज जो प्रधानमंत्री का पूरा मंच से जो भाषण था वो आप देखिए कि किस तरीके से दो बड़े वर्ग को, एक तो ईबीसी 36% वोट बैंक अभी आपने बताया, बड़ा वोट बैंक है, और कितनी सारी जातियां हैं इसके अंदर। अब सवाल ये उठता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है कि एनडीए में सीएम चेहरा कौन होगा, तो जाहिर तौर पे एक तरफ तो सीएम चेहरा अनाउंस हो गया, दूसरी तरफ नहीं हुआ, तो उसके जो सवाल हैं जनता के बीच में उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, देखिए उसको पता है कि किस तरीके से एड्रेस करना होगा। अंजनी, मैं बीच में चाहूँगी, मुझे मेरी आवाज़ एको होके आ रही है, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस है, उसे अगर दुरुस्त कराया जा सके। बिल्कुल, पीसीआर टीम ध्यान दें। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी, एक तो सबसे पहले ये जो गेम पूरा है मैसेजिंग का, ये बहुत पहले खेला जा चुका है जब कर्पूरी ठाकुर साहब को पद्म भूषण दिया गया था। दूसरी बड़ी बात है कि आज वो उनके घर गए, वहाँ के लोगों से मिले, उनको माला पहनाई, ये तमाम चीज़ें करने का जाहिर तौर पे एक मैसेज जाता है। आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है, जो ईबीसी है, जो इतनी पिछड़ी जातियाँ हैं, कि शायद हमारी आवाज़ होती ही नहीं, मायने ही नहीं रखती अगर कर्पूरी ठाकुर ने उसको कंसेप्चुअलाइज नहीं किया होता तो एक बड़ा मैसेज दिया गया। इसके इधर एक दूसरा और काउंटर है, आप देखें कि डिप्टी सीएम बनाया गया महागठबंधन में, और मुकेश सहनी गठबंधन एक बार फिर तोड़ने के लिए तैयार थे। यही हुआ था 2020 में कि वीआईपी चला गया था एनडीए के साथ। इस बार भी उनकी यही शर्त थी, 15 सीटें हैं, एक पे नामांकन नहीं हुआ, दूसरे पे प्रत्याशी नहीं गया, तो फिर भी वो ये चाहते थे कि मुझे डिप्टी सीएम घोषित किया जाए। मल्ला समाज से आते हैं, ईबीसी का एक वर्ग है, भले ही 6% वोट है, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो ये भी एक मैसेज है कि जब जातियां, ईबीसी टूटेगा तो उसका इम्पैक्ट होगा। तो आज उस ईबीसी को एकत्रित करना, ये कहना कि देखिए फ़ोन पहले जब एनडीए यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो केवल 2 कंपनियां थीं, अब 2000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। फ़ोन विदेश से आते थे, डेटा सस्ता हो गया है, और किस तरीके से उन्होंने कहा कि एक बार फिर वो भागीदारी कि आप है ना टॉर्च जलाइए मोबाइल की, वो एक भागीदारी लोगों के साथ। फिर आप देखिए कि उन्होंने जिक्र किया कि कल से त्योहार शुरू हो रहा है, और त्योहार शुरू होने के बावजूद भी महिलाएं यहाँ पर हैं, ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और बहुत सुखद आश्चर्य है ये। और फिर उन्होंने महिलाओं को बुलाया, सूत की साड़ी दी, तमाम तरीके की चीज़ें दी। तो आप मैसेजिंग समझिए। दूसरी बड़ी बात है, समस्तीपुर जहाँ जिस इलाके में वो गए थे, वहाँ पर भाषण में चिराग पासवान का नाम अनाउंस किया गया, और सीधे नीतीश कुमार की तरफ इशारा करके कहा कि आप भाषण दीजिए, और चिराग पासवान ने भाषण ना देके नीतीश कुमार ने भाषण दिया। वजह देखिए आपकी, जो वहाँ का वोटर था वो नीतीश कुमार को पसंद करता था, ईबीसी वोट बैंक है, नीतीश कुमार का है, तो उन्होंने तुरंत कहा कि भाषण तो नीतीश कुमार देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है किस समय कैसे क्या बयान, क्या
मैसेजिंग, क्या परसेप्शन, और आज उसी को फिक्स किया। ईबीसी का 36% वोट बैंक और महिला, अगर ये दो एनडीए को सपोर्ट कर देता है तो शायद एनडीए को किसी और वोट बैंक की जरूरत ही नहीं होगी। बाकी सब और ऐसे में अदिति, अभी तक जो आंकड़े हैं मिथिलांचल में एनडीए और बीजेपी खासा मजबूत है और उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। अब ऐसे में अब जिस तरीके से उधर गृहमंत्री अमित शाह ने सिवान और जो भोजपुरी वाले इलाके उनको पकड़ा था, मिथिलांचल को पकड़ा, प्रधानमंत्री मोदी ने दो दिग्गज एक साथ उतरे मैदान में। उधर मोहन यादव और तमाम जो सीएम हैं वो लोग भी मैदान में उतर चुके हैं। यानी यहाँ पे कम से कम तो एनडीए आगे निकल चुका। महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी जब से वो यात्रा निकाला उसके बाद से दोबारा बिहार में आए नहीं। अब देखिए, दो बातें हैं जो कंपैरिजन है। अगर हम ग्रास रूट पे वर्कर का कंपैरिजन दोनों गठबंधन का करें तो करना बेमानी होगा। दूसरी बड़ी बात है, स्ट्रेटेजी का करें तो भी करना बेमानी होगा। जब बिहार चुनाव कब सिर्फ 2 ही साल सरकार में पूरे हुए थे, तब से बिहार की स्ट्रैटेजी तैयार है। दूसरी बीजेपी की मैं बात करूं तो कि क्या कर रहा है, कैसे करना है। अब आप देखिए कि ये तो अभी शुरुआत है। आज से नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे हैं, अमित शाह मैदान में उतरे हैं। अभी तो आपने जेपी नड्डा को देखा, अभी तो आप लंबी जो स्टार प्रचारकों की फहरिस्त है बिहार के चप्पे चप्पे में। टोटल ये चुनाव प्रचार की जो बात है, टोटल चुनाव का जो ये 40 दिन का रहा, 14 नवंबर आने वाली, उससे पहले आप देखेंगे कि जैसे कहते हैं कि आंखों के सामने इंटरनेट खोलेंगे तो इंस्टाग्राम पे, सड़कों पे पोस्टर, बड़े होर्डिंग से लेकर बयान, भाषण, सब कुछ बीजेपी मय, एनडीए मय होने वाला है। और यही स्ट्रैटेजी है कि आपको केवल एक ही चीज दिखे। फिर देखिए हाल ही में कैसे महिलाओं के खाते में पैसे गए। बीजेपी का एक बड़ा सपोर्ट है, नीतीश कुमार की सरकार के पास ना इतना फंड है, ना सरकार के पास इतना पैसा था जी। ये पूरी स्ट्रैटेजी। दूसरी बड़ी बात है कि एक जना एक इलाका, बिहार को अगर आप 4 हिस्सों में बांट कर ऐसे देखें तो एक जना देखिए आप किस ईबीसी वोट बैंक को, महिला वोट बैंक को, अलग अलग वोट बैंक को साधने की कोशिश और अलग अलग नैरेटिव देना और बार बार ये बताना कि विकास क्या होता है, हमने क्या क्या काम किए, हम क्या क्या कर सकते हैं, आएंगे तो क्या क्या करेंगे, उदाहरण के साथ साथ। फिर एक लाभार्थी वोट बैंक। अगर आप बीजेपी की स्ट्रैटेजी को 4 भागों में बांटें तो देखिए आप सबसे महत्वपूर्ण, पहला ग्रास रूट वर्कर, आप उसमें जीत नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है वो आपका कि कैसे कार्यकर्ता, मेरा बूथ मेरा सम्मान, मेरा बूथ सबसे मजबूत। दूसरी बड़ी बात है हिंदुत्व वाला वोट बैंक, बहुत बड़ा सेक्टर, और ये तो फीडबैक जो सर्वेज हैं उसके फीडबैक में निकल कर आता है कि बिहार में अभी भी एक वोट बैंक है जो हिंदुत्व वाला वोट बैंक है, उसको कैसे साधना है। वो कंठस्थ वोट बैंक है, वो रहेगा ही रहेगा बीजेपी के साथ। फिर एक वोट बैंक आता है जो नियो नेशनलिज्म वाला है कि ट्रंप को कैसे जवाब दिया, ट्रंप ने बुलाया हम नहीं गए, ट्रंप का फोन आया हमने कुछ नहीं कहा, ट्रंप कह रहा है माय डियर फ्रेंड, हमने जवाब नहीं दिया, हमने भी रिप्लाई में कहा कि ठीक है। तो एक वो नियो नेशनलिज्म वाला है कि हाँ हमने 370 कर दिया, हमने पाकिस्तान को जवाब दे दिया, जो लोग सिर्फ इस चीज के लिए बीजेपी को वोट करते हैं। हाँ। फिर आप देखिए कि जाति के लिहाज से आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से। फिर आता है लाभार्थी वोट बैंक। लाभार्थी वोट बैंक आपने आंकड़े लिए, सीआर पाटिल जो कि सह प्रभारी हैं, जब वो परसों पहुंचे बिहार तो उनके हाथ में एक पुलिंदा था और वो पुलिंदा में 73 सीट्स उनके खाते में आती हैं बतौर सह प्रभारी। 73 सीट्स के हर एक हाउस होल्ड में कितना वोटर है और वो कितने उम्र का है, मैन टू मैन मार्किंग जो सीआर पाटिल और बीजेपी की खासियत है जी। वो बिहार में जो उनका तरीका था बतौर प्रदेश अध्यक्ष, वो बिहार के 100 लोगों को जो गुजरात में काम कर रहे थे उनको साथ लेकर आए हैं। हाँ। कि तुम्हें 40 दिन वहीं रहना है। और किस तरीके से अब आप पूरा मैन टू मैन मार्किंग करते हुए छोटी छोटी पंचायतें बिठा के, और वो पंचायत कोई दिन दहाड़े नहीं बैठती है। हाँ। वो पंचायत रात को 10 बजे बाद बैठती है जब आप खाना वाना खा चुके होते हैं और अब आपको रेवड़ी मूंगफली और वो सब खाना है। और फिर बात होती है कि भाजपा क्यों, बिहार को भाजपा क्यों चाहिए, बिहार को एनडीए क्यों चाहिए, इसे बोलते हैं कैसे ब्रेन मैपिंग करते हुए। अब अगर अदिति जरा महागठबंधन को समझा जाए, तेजस्वी यादव लगातार कवायद कर रहे थे कि उनको सीएम फेस घोषित किया जाए। इसके बाद कांग्रेस के जो चाणक्य कहे जाते हैं, ट्रबल शूटर कहे जाते हैं, अशोक गहलोत पहुंचते हैं और दोनों जगह बात की, चाहे लालू यादव जी हों या फिर तेजस्वी से बात करके उनका नाम घोषित कर दिया। लेकिन इन सब के बीच खबर यह है कि क्या सब कुछ अंदर खाने ठीक है, चूंकि एनडीए की तरफ से सारी चीजें जो है तमाम दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी कोई बड़ा नेता, राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के बाद दोबारा बिहार में आए नहीं।
अब तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, इसको लेकर क्या अंदर खाने सब कुछ गठबंधन में सब सही हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 22 तारीख को लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, नीतीश और अशोक गहलोत, ट्रबल शूटर जो चाणक्य हैं, उनकी बैठक हुई है। और बैठक में जाहिर तौर पे लालू प्रसाद ने कहा कि आप अनाउंस कीजिए तेजस्वी यादव को। कांग्रेस का सवाल है कि क्या वाकई तेजस्वी दिल से चुनाव लड़ रहे हैं? अब ये सवाल बड़ा विचित्र है कि तेजस्वी के लिए तो ये एक लिटमस टेस्ट क्या है, ये एक आखिरी एग्जाम है। अगर वो इस बार नहीं जीतते तो क्या वाकई वो अपने जीवन काल में कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? तो देखिए, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हाँ, ये एक सामूहिक तरीके से तय हुआ। अशोक गहलोत ने आलाकमान से बात करी और कहा कि गठबंधन ना टूटे, इसलिए तेजस्वी यादव की शर्त है, माननी पड़ेगी। फिर दूसरा, मुकेश सहनी। कांग्रेस की इतनी मजबूरी कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम भी करना पड़ा, जबकि डिप्टी सीएम तो बाद में तय हो सकता था। लेकिन मुकेश सहनी ने कहा कि मैं 2020 की तरह फिर चला जाऊंगा बीजेपी के पास। 6% वोटर है, मल्ला है, ईबीसी है। एक बड़ा मैसेज गया है मल्ला समाज में कि महागठबंधन के साथ रहना है, और सिर्फ मल्ला में ही नहीं, और भी जो एसोसिएटेड जातियां हैं उसमें गया है, इसलिए उनको करना पड़ा। अब एक जो चुनौती दी गई है एनडीए को, वो ये है कि भाई स्थिति ना अच्छी है, फिर भी तेजस्वी, उन्होंने तय किया है कि तेजस्वी सीएम होंगे, तो अमित शाह ने क्यों नहीं तय किया, या धर्मेंद्र प्रधान ने, या जेपी नड्डा ने? अभी तक कौन चेहरा होगा, क्यों नहीं तय किया? आप पिछले 3 साल से लगातार कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव लड़ेंगे, तो आप ये क्यों नहीं भाषण दे रहे हैं या अनाउंस कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं अब लोगों की एक्सपेक्टेशन एनडीए से है कि आप भी तय कीजिए। हमें पता तो हो कि अगर हम इसको वोट करेंगे तो ये चेहरा है, इसको वोट करेंगे तो ये। तो कहीं ना कहीं उन्होंने फंसाने की कोशिश के लिए ये कांग्रेस ने सोच समझ के किया है। हालांकि शुरुआत में कांग्रेस नहीं चाहती थी कि तेजस्वी का नाम हो, क्योंकि जब नीतीश वर्सेस तेजस्वी होता है तो कहीं ना कहीं जंगल राज और तमाम बातों के बीच एज मिलती है नीतीश कुमार को। लेकिन अब उनको फंसाया गया। दूसरी बड़ी बात है, कांग्रेस के मन में आज भी एक सवाल है। जब बैठकें होती हैं, आपने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, तो बैठकें होती हैं तो एक इनसिक्योरिटी है तेजस्वी यादव को या आरजेडी को, कि ऐसा नहीं हो जाए कि बहुत ज़्यादा झुकाव लोगों का राहुल की तरफ हो जाए, इससे कांग्रेस अच्छा कर जाए। जबकि आज तक कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं रहा जी। 19 सीटें आई हैं, स्ट्राइक रेट हमेशा बेकार रहा है, इसीलिए सीट बंटवारे को लेकर वो चल रहा था। लेकिन एक ये चुनौती कि कहीं वो ज़्यादा ना हो जाए, मेरा ऐसा ना हो जाए, एक ही इनसिक्योरिटी। और दूसरी बड़ी बात है, कांग्रेस को ये भी डाउट है कि हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ जिसमें अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा है या 30 दिन से ज़्यादा आप जेल रिमांड में रह लिए, आपको इस्तीफा देना होगा। लोग ये इंडिकेट करते हैं कि हरियाणा में भी कांग्रेस जीत सकती थी, पर कहीं ना कहीं हुड्डास को शायद ये डर था। ये बात अलग है कि कांग्रेस तो अंदरूनी इंटरनल इश्यूज की वजह से ही चुनाव हार जाती है, कांग्रेस में 2 फाड़ हो गए थे, लेकिन ये डर कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें जेल जाना पड़े। और कांग्रेस को आज भी डर है कि कहीं तेजस्वी अगर अपने दिल से चुनाव लड़ेंगे तो वाकई हम अच्छा कर सकते हैं। तो अभी इसलिए उन पे भरोसा जताया गया। अदिति, समय इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्पूरी ग्राम से अपने चुनावी शंखनाद का आगाज किया और यहाँ से एक बड़ा मैसेज दिया, क्योंकि बड़ा अति पिछड़ा वर्ग है वोटर, और उसको साधने की पूरी कवायद आज यहाँ बीजेपी और एनडीए की तरफ से की गई।